आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5। इसका नाम है मनी। मनी के अंदर हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे बार्टर सिस्टम क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, मनी क्या है, मनी के फंक्शंस क्या है, लीगल टेंडर क्या होता है, नॉन लीगल टेंडर क्या होता है, मनी सप्लाई क्या होती है और उसके कंपोनेंट क्या होते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं आज के सिस्टम की कि आज कौन सा सिस्टम है। अगर आज आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, जैसे आपको बैग खरीदना हो, पेन खरीदना हो, बुक्स खरीदनी हो, क्लॉथ खरीदने हो, कपड़े खरीदने हो, तो आप कैसे खरीदोगे? आपके पास पैसे होंगे, मनी होगी, आप मनी की हेल्प से आज कुछ भी खरीद सकते हो। इसको बोलते हैं मनी सिस्टम, जो आज चलता है। अगर आज आपको कुछ भी खरीदना है, तो आपके पास पैसा है, आप पैसा दोगे, पेमेंट करोगे और सामान आपके पास आ जाएगा। पर जब मनी इवॉल्व नहीं हुई थी, करेंसी इवॉल्व नहीं हुई थी, तब लोग सामान कैसे खरीदते थे? तब चलता था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम का मतलब ये होता है, जिसमें एक चीज़ को खरीदने के लिए, एक कमोडिटी को खरीदने के लिए, एक गुड्स को खरीदने के लिए दूसरा गुड्स देना पड़ता है। इसको हम कहते हैं बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज रेफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। एक गुड्स के लिए दूसरा गुड्स आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। ए के पास राइस है और इसे कपड़े चाहिए, क्लॉथ चाहिए, शर्ट चाहिए। बी एक पर्सन है, बी के पास शर्ट है और इसे राइस चाहिए। अब क्या होगा, जो ए को चाहिए वो बी के पास है और जो बी को चाहिए वो ए के पास है। तो इसमें क्या होगा कि ये आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज ऑफ राइस फॉर शर्ट या एक्सचेंज ऑफ शर्ट फॉर राइस। एक गुड्स को लेने के लिए दूसरा गुड्स देना पड़ता है और इसी बात को हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। सिंपल सी बात है, बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आपको एक गुड्स को खरीदने के लिए दूसरा गुड्स देना पड़ता है और इसे हम सी टू सी इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब बार्टर सिस्टम की चार लिमिटेशंस है। पहली लिमिटेशन है लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस, दूसरी है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, तीसरी है लैक ऑफ स्टैंडर्ड और डेफर्ड पेमेंट, फोर्थ है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। एक एक करके डिस्कस करते हैं। लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, इसका मतलब अभी भी मैंने आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ये है फार्मर, फार्मर के पास राइस है और इसे शर्ट चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर टेलर है, टेलर के पास शर्ट है बट इसे वीट चाहिए। मतलब जो ए को चाहिए वो बी के पास नहीं है, जो बी को चाहिए वो ए के पास नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल कॉन्फिडेंस नहीं हो पाएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये फार्मर है, फार्मर के पास क्या है, फार्मर हैज वीट, इसके पास वीट है और इसे चाहिए क्या, प्लग चाहिए। और जो ब्लैक स्मिथ है, इसके पास टूल है, इसके पास प्लग तो है, हल तो है इसके पास, पर इसे क्लॉ चाहिए। अब जो फार्मर को चाहिए वो ब्लैक स्मिथ के पास है, पर जो ब्लैक स्मिथ को चाहिए वो फार्मर के पास नहीं है। यहाँ भी क्या है, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस है। देखो, डबल कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है जो ए को चाहिए वो बी के पास हो और जो बी को चाहिए वो ए के पास हो, पर ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है वो हर बार नहीं होता। इसलिए बार्टर सिस्टम की लिमिटेशंस है। अब एक बार देखो क्या लिखा है, बार्टर सिस्टम कैन वर्क ओनली व्हेन बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज ईच अदर। बायर जो बेचने वाला है, खरीदने वाला है, और सेलर जो बेचने वाला है, वो आपस में एक दूसरे गुड्स को एक्सचेंज कर सके। और जब भी होगा जब डबल कॉन्फिडेंस होगा। ए कैन एक्सचेंज गुड विद बी ओनली व्हेन ए हैज व्हाट बी वांट। कहने का मतलब है ए जब भी बी के साथ एक्सचेंज कर सकता है जब जो ए चाहता है वो बी के पास हो, जो बी चाहता है वो ए के पास हो। और ऐसा जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ज्यादा रेयर होता है। ठीक है जी, अगला देखते हैं। अगला है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सिंपल सा आप समझो। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, जो ए चाहता है वो बी के पास है और जो बी चाहता है वो ए के पास है। जैसे ए हैज राइस, ए के पास राइस है, उसे शर्ट चाहिए, वांट शर्ट। बी के पास शर्ट है, वांट राइस। एक बात तो साफ है, इसमें डबल कॉन्फिडेंस तो हो गया। जो ए चाहता है वो बी के पास है, जो बी चाहता है वो ए के पास है। इसका मतलब डबल कॉन्फिडेंस है, ये आपस में एक दूसरे से गुड्स एक्सचेंज कर सकते हैं। बट अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि एक शर्ट पर
कितना राइस दिया जाए। डबल कोइंसिडेंस हो गया है, जो ए चाहता है वो बी के पास है, जो बी चाहता है वो ए के पास है। पर जब ये एक्सचेंज करेंगे तो एक शर्ट पर कितने राइस दिए जाए? एक, जैसे देखो 1 बैग ऑफ राइस, एक शर्ट के लिए 1 बोरा, 1 बैग राइस का दिया जाए, या एक शर्ट के लिए 2 दिया जाए, या एक शर्ट के लिए 3 दिया जाए, कितना दिया जाए? बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि अगर डबल कोइंसिडेंस हो भी जाता है, तो ये तय करना बड़ा मुश्किल था कि कितने पे कितना दिया जाए। समझ में आ रहा है? और एक बार देखते हैं बुक में क्या लिखा है। ऑल कमोडिटी आर नॉट अ इक्वल वैल्यू, ना तो आज ना तो कल। ठीक है, ना तो आज ऐसा होता है कि सभी चीज़ों की इक्वल वैल्यू। आप देखोगे आस-पास आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, आपके घर में फ़ैन होगा, फ़ैन की एक अलग वैल्यू है, अलमीरा होगी, अलमीरा की एक अलग वैल्यू, आपका बैग है, उसकी अलग वैल्यू होगी, बुक्स की वैल्यू अलग होती है। जितनी भी कमोडिटी इकोनॉमी मिलती है, सबकी वैल्यू सेम तो नहीं होती, इक्वल तो नहीं होती, अलग-अलग होती है। ठीक है? और बार्टर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम थी कि देयर इज़ नो कॉमन मेजर, कोई भी नापने के लिए कोई कॉमन मेजर नहीं था। और जब कॉमन मेजर नहीं होता, तो इसमें एक पार्टी जो होती है उसको सफ़र करना पड़ता है। पार्टी को सफ़र करना मतलब, फॉर एग्जाम्पल, जिसकी नीड ज़्यादा होगी उसको सफ़र ज़्यादा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो बी है उसको राइस की ज़रूरत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा शर्ट देने के लिए तैयार हो जाएगा। क्लियर है वाली बात? तो आपको इतना समझना है कि अगर डबल कोइंसिडेंस हो भी जाता है, तो कितने पे कितना देना है? एक शर्ट पर कितने चावल देने हैं? एक शर्ट पर कितने बैग ऑफ चावल जाएँगे, राइस जाएगा? ये तय करना बड़ा मुश्किल होता था। थर्ड जो प्रॉब्लम है, वो है लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब सिंपल सा होता है, फ्यूचर पेमेंट। जैसे आज की अगर हम बात करें, आज मनी है, आज आप फ्यूचर एडवांस पेमेंट कर सकते हो, किसी को पैसा उधार भी दे सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। पर जब बार्टर सिस्टम था, उस समय आप एडवांस में पेमेंट नहीं कर सकते थे, या किसी को उधार नहीं दे सकते थे। अगर आपने उधार दे भी दिया, फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉक्स ऑफ एप्पल्स है, इसके अंदर एप्पल है। आपने किसी को उधार दे दिए 1 साल के लिए, ठीक है? 1 ईयर के लिए आपने 1 बॉक्स ऑफ एप्पल उधार दे दिया। और जब 1 साल बाद ये ए है और ये बी है। जब ये जो बी है 1 साल बाद आपको वापस करेगा, ठीक है? रिटर्न उसने उधार लिए थे, अब ये आपको 1 बॉक्स ऑफ एप्पल वापस करेगा। दैट टाइम कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उस समय कुछ कॉन्फ्लिक्ट ए और बी के पास हो सकता है। जैसे जब ए ने एप्पल दिए थे, उसने बहुत अच्छी क्वालिटी के एप्पल दिए थे। जब बी रीपेमेंट कर रहा है उस एप्पल की, तो शायद उस क्वालिटी का एप्पल नहीं है। या ऐसा हो सकता है जब ए ने दिया था तो अच्छी क्वालिटी नहीं थी, पर जब बी रीपेमेंट कर रहा है, तो बहुत बढ़िया एप्पल रीपे कर रहा है। तो होता क्या है, रीपेमेंट के टाइम पर 2 बातें हैं। एक तो क्वालिटी का इश्यू हो सकता है, क्वालिटी डिफर कर सकती है। और दूसरा क्या हो सकता है, लूज़ और गेन। अगर आपने रीपेमेंट के टाइम पे अच्छा दिया, तो आप लूज़ करोगे, सामने वाला गेन करेगा। और अगर आपने बेकार दिया, तो सामने वाला गेन करेगा, आप लूज़ करोगे। लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब फ्यूचर पेमेंट का होता है, क्रेडिट का होता है कि आप बेटा सिस्टम में उधार नहीं दे सकते थे, और अगर आपने उधार दे भी दिया, तो जब रीपेमेंट का टाइम आएगा तो क्वालिटी का हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आपस में, ठीक है? ये इसके अंदर आपको समझना है, देखो बुक में भी लिखा हुआ है। सेम क्वालिटी एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट, ये डिफर कर जाती है। दूसरा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मे लूज और गेन इट्स वैल्यू। क्लियर है वाली बात? आगे देखते हैं। लैक ऑफ स्टोर लॉक सॉरी लैक ऑफ स्टोरेज है। लैक ऑफ स्टोरेज का मतलब होता है बार्टर सिस्टम के अंदर, जैसे आज मनी है, आज तो आप जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर सकते हो, सेव कर सकते हो। पर उस समय जब बार्टर सिस्टम था, उस समय गुड्स हुआ करते थे, कमोडिटी हुआ करती थी, और जो मोस्ट ऑफ द कमोडिटी होती थी, वो पेरिसेबल गुड्स हुआ करते थे। पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स। अब इन सब चीज़ों को आप लंबे समय तक क्या है, स्टोर नहीं कर सकते। तो बार्टर सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, लैक ऑफ स्टोरेज, कि आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द गुड्स मोस्ट ऑफ द गुड्स लाइक व्हीट, राइस, वेजिटेबल डू नॉट पॉजेस ड्यूरेबिलिटी, लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, और इनको स्टोर करने के लिए बड़ा टाइम और एफर्ट की जरूरत लगती थी, जो कि उस समय ये सारी सर्विसेज हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। ठीक है? अब है फंक्शन ऑफ मनी। मनी के 2 फंक्शन होते हैं, एक होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में 2 बातें आती हैं, एक आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक आता है यूनिट ऑफ अकाउंट। सेकेंडरी में आता है स्टोर ऑफ वैल्यू और डेफर्ड पेमेंट। ठीक है जी। अब आगे एक-एक करके डिस्कस करते हैं प्राइमरी फंक्शंस को। तो प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है कि अगर आज आपको कुछ भी सामान खरीदना है, चाहे बैग खरीदना है, क्लॉथ खरीदना है, एनी आइटम,
एनी कमोडिटी, एनी गुड्स। अगर आज आपको कुछ भी सामान खरीदना है, तो आप पैसे की हेल्प से, मनी की हेल्प से उसको खरीद सकते हो, और इसी को हम बोलते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि जो मनी है वो एक्सचेंज मीडियम की तरह काम कर रहा है एक्सचेंज की, ठीक है? और ये जनरली एक्सेप्टेड होता है, मनी को कोई कोई भी मना नहीं करता। इसमें डबल कॉन्फिडेंस वाली चीजें नहीं चाहिए होती। तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन गुड्स एंड सर्विस। जो भी आप गुड्स और सर्विस खरीदना चाहते हो उसकी आप पेमेंट कर सकते हो, और ये जो पेमेंट होती है जनरली क्या होती है, एक्सेप्टेड होती है। ठीक है जी। सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड में है मेजर ऑफ वैल्यू। आज आपको पता है, आज ये बात आज भी है कि इकोनॉमी के अंदर जितनी भी कमोडिटी है, ऑल कमोडिटी या ऑल गुड्स आर नॉट इक्वल वैल्यू। आज हमारे पास जितनी भी चीजें हैं वो सब सेम वैल्यू की तो नहीं है। बैग की वैल्यू अलग है, कपड़ों की वैल्यू अलग है, जूतों की वैल्यू अलग है, ठीक है, बुक्स की वैल्यू अलग है। हर चीज की अपनी अपनी वैल्यू है। तो और जो मनी है, मनी की हेल्प से आप कोई भी चीज को परचेज कर सकते हो, क्योंकि हर चीज की आज एक वैल्यू है, कॉमन डिनोमिनेशन है। तो मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब है, जैसे बार्टर सिस्टम में एक दिक्कत थी कि कितनी शर्ट पर कितने गेहूं दिए जाएं या राइस दिया जाए, ऐसा मनी में नहीं होता। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक मार्कर 50 रुपए का आता है, तो 10 मार्कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, हर चीज की एक वैल्यू है, उस कॉमन वैल्यू पे आप किसी भी चीज को परचेज कर सकते हो। थर्ड है आपका डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट बहुत आसान है। आज जब से मनी आई है, आप डेफर्ड पेमेंट कर सकते हो। डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है, फ्यूचर पेमेंट। लोन दे सकते हो, जैसे बहुत सारे स्कूल्स के अंदर, ठीक है, आप पहले से एडवांस फीस दे देते हो, या आपने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है, नेटफ्लिक्स का हो गया या अमेजोन प्राइम का हो गया, तो हम पहले सब्सक्राइब करते हैं, पेमेंट करते हैं, उसके बाद कोई भी चीज हमें देखने को मिलती है। तो साफ सीधी बात है, आज आप एडवांस में पेमेंट भी कर सकते हो और किसी को लोन भी दे सकते हो। जब वो आपको रीपेमेंट ऑफ लोन करेगा तो पैसे ही देगा, जब वो पैसे ही देगा तो उसकी क्वालिटी में तो असर नहीं पड़ेगा। तो मनी के अंदर डेफर्ड पेमेंट बहुत आसान है। फोर्थ है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है आप मनी को स्टोर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, अपने बैंक में कर लो। बैंक के अंदर आपका करंट अकाउंट होगा या सेविंग अकाउंट होगा, वहां पर अपना पैसा सेव कर सकते हो, या अपने घर पर कैश के रूप में पैसा सेव कर सकते हो। तो आज पैसे को सेव करना आसान है, ठीक है। और लोग ज्यादातर पैसा सेव किस लिए करते हैं, मीट कंटीजेंसी या अनप्रिडिक्टेबल इमरजेंसी। आने वाले फ्यूचर में जो भी कोई दिक्कत परेशानी इमरजेंसी है, या कुछ इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से, या कुछ इमरजेंसी आ जाए, उसको फेस करने के लिए हम पैसे को स्टोर करके रखते हैं। तो एक बात साफ है, जो भी बार्टर सिस्टम के अंदर डिफिकल्टी थी, बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी थी, क्या डिफिकल्टी थी, उसका जो सॉल्यूशन है वो मनी के फंक्शन है। तो अगर आप बोलो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। दूसरा था, इसके अंदर कॉमन वैल्यू नहीं थी। मनी के अंदर कॉमन वैल्यू होती है, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, इसको स्टोर कर सकते हो, उसमें डेफर पेमेंट नहीं सकती, इसमें डेफर पेमेंट हो सकती है। तो जो भी मनी के फंक्शन है, वो सारे के सारे सॉल्यूशन है बार्टर सिस्टम के, ठीक है जी। आगे देखते हैं। आगे अब हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं लीगल टेंडर क्या होता है। तो लीगल टेंडर का मतलब होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप एक बुक खरीदने गए, बुक का प्राइस 500 रुपीज है, ठीक है, और आपने 500 रुपीज पे कर दिए, जो आज करेंसी हमारी है वो 500 रुपीज पे की है। तो सामने वाला जो है शॉपकीपर है, दुकान वाला है, वो उसको पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता। लीगल टेंडर से कहते हैं। लीगल टेंडर का मतलब होता है कि जब भी आप किसी पेमेंट करते हो, तो अदर पार्टी कांट बी रिफ्यूज कांट बी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। सामने वाली पार्टी पैसे लेने से मना नहीं कर सकती। ये नहीं कह सकते कि ये पैसे नहीं चलते, ये मनी नहीं चलती, हम नहीं लेंगे, दूसरा नोट लेके आओ, ये करेंसी नहीं लेंगे, ऐसा नहीं चलता। तो लीगल टेंडर का मतलब होता है कि पेमेंट विच कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट, ऐसे मनी जिसको आप पेमेंट के रूप में देते हो, और अदर पार्टी जो क्रेडिटर है वो इसको रिसीव करेगा, मना नहीं कर सकता, ठीक है जी। समझ में आ रहा है। तो लीगल टेंडर में आपको इतना समझना है कि ऐसा कोई भी मनी, ऐसा कोई भी पैसा जिसको अदर पार्टी, सामने वाली पार्टी जब आप पेमेंट करो तो मना नहीं कर सकती। अब देखते हैं कौन कौन सी मनी लीगल टेंडर है या नहीं है। जैसे 500 रुपये करेंसी आज की करेंसी है, क्या ये लीगल टेंडर है या नहीं है,
अगर आज आप कोई सामान खरीदने जाते हो और इसकी पेमेंट करते हो तो सामने वाला इसको मना नहीं कर सकता, ये लीगल टेंडर में है। अगर आप कोई सामान खरीदने जाते हो, कोई कमोडिटी खरीदने जाते हो और ये वाली इस वाले नोट को, ये नोट 2016 में लीगल टेंडर से हटा दिया गया है, लीगल टेंडर से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अगर आज आप कोई सामान खरीदने जाते हो, गुड्स खरीदने जाते हो और इससे पेमेंट करते हो तो सामने वाला मना कर सकता है, अब ये लीगल टेंडर में नहीं है। या आप सुबह सुबह गए सामान लेने के लिए, कमोडिटी लेने के लिए और आपने डॉलर दे दिए, तो इंडिया के अंदर डॉलर तो नहीं चलते, तो इसका लीगल टेंडर भी नहीं है। तो कहने वाली बात है कि लीगल टेंडर का मतलब होता है जब भी आप पेमेंट करो तो सामने वाली पार्टी उसको लेने से मना नहीं कर सकती। ठीक है, अगर वो करते हैं तो उनके अगेंस्ट लीगली सू कर सकते हो आप। आगे देखते हैं। अब जो लीगल टेंडर होता है वो भी 2 टाइप का होता है। एक होता है लिमिटेड लीगल टेंडर और एक होता है अनलिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर होता है, आप सिंपल समझो, लिमिटेड लीगल टेंडर होता है कॉइन्स का, और जो अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है वो होता है नोट्स का। नोट्स करेंसी जो है। तो लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि आप एक लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक पेमेंट कर सकते हो। सर्टेन लिमिट तक पेमेंट कर सकते हो। उस लिमिट के बियॉन्ड अगर जाओगे, उस लिमिट के बियॉन्ड अगर जाओगे तो सामने वाला पेमेंट लेने से मना कर सकता है। इसको हम कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर होता है कॉइन्स का। अगर फॉर एग्जांपल, अगर आपने, ठीक है, आपको आईफोन खरीदना है और आईफोन की कीमत 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख है, और आप एक एक रुपए के सिक्के इकट्ठे करते हो, 1.5 लाख सिक्के, और चले जाते हो शोरूम में आईफ़ोन खरीदने। तो हो सकता है कि जब आईफ़ोन के लिए आप 1.5 लाख रुपए की पेमेंट करोगे और आप करेंसी पेमेंट कर रहे हो, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इश्यू की है। जब आप कॉइन से 1.5 लाख रुपए पेमेंट करोगे तो हो सकता है कि जो शोरूम वाले हैं, आईफ़ोन वाले हैं, वो आपको मना कर दें कि हम ये वाली पेमेंट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉइन होती है उसकी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक आप दे सकते हो, पे कर सकते हो और सामने वाला रिसीव कर सकता है। उस लिमिट के बियॉन्ड उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कॉइनेज एक्ट, कॉइनेज एक्ट 2011 के अंडर लिखा है कि आप ₹1 से ऊपर के जितने भी सिक्के हैं, ₹1 से ऊपर के जितने भी सिक्के हैं, आप ₹1000 तक पेमेंट कर सकते हो। ₹1000 तक पेमेंट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास 1 का सिक्का है, 2 का सिक्का, 5 का, 10 का, जितने का भी सिक्का है, आप इन सिक्कों से सिर्फ़ एक लिमिट तक पेमेंट कर सकते हो जो कि ₹1000 है। ₹1000 से ऊपर अगर आप कॉइन्स में पेमेंट करोगे तो सामने वाला रिसीव करने से मना कर सकता है। इसे कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल टेंडर है बट लिमिटेड तक है, एक लिमिट है ₹1000 तक की। दूसरा है नोट्स। नोट्स का अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। आप जितनी मर्ज़ी पेमेंट कर दो। आप 1 लाख रुपए पेमेंट करना है कैश में, नोट्स को कर दो। 1000 का नोट, 500 का, अब तो 1000 नहीं चलता। 500 के ऊपर, ₹500 की जो नोट है, डिनोमिनेशन है, उससे आप 1 लाख की पेमेंट कर दो, 2 लाख की पेमेंट कर दो, 3 लाख की पेमेंट कर दो, जितनी मर्ज़ी। अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। क्लियर है? बुक में देखो क्या लिखा है? लिमिटेड लीगल टेंडर कैन बी पेड इन डिस्चार्ज ऑफ डेट अप टू अ सर्टेन लिमिट। कहने का मतलब है इसमें आप पेमेंट एक सर्टेन लिमिट से कर सकते हो। बियॉन्ड दिस लिमिट अ पर्सन मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। कहने का मतलब साफ-साफ है, इस लिमिट के बाहर, ₹1000 के बाहर जो पेमेंट जिसने रिसीव करनी है वो मना कर सकता है इसको रिसीव करने से, और आप इसके अगेंस्ट में कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। तो कॉइन्स का क्या होता है? लीगल टेंडर होता है, वो भी लिमिटेड लीगल टेंडर। ठीक है? नोट्स का क्या है? कैन बी पेड। आप जितना मर्जी अमाउंट पे कर सकते हो और कोई लीगल एक्शन नहीं होगा। और पेपर करेंसी, नोट करेंसी का अनलिमिटेड लीगल टेंडर होता है। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं। अब है नॉन लीगल टेंडर। नॉन लीगल टेंडर क्या होता है समझो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको समझाता हूँ। मॉर्निंग में आप सुबह-सुबह उठते हो और शॉप पे जाते हो, मिल्क परचेज़ करते हो। मिल्क परचेज़ करते हो और जब आप मिल्क की पेमेंट करने लगते हो, तो आप उनको चेक देते हो कि अंकल मैं कैश तो लाया नहीं हूँ, चेक से पेमेंट कर देता हूँ। जब भी आप चेक से पेमेंट करोगे, हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है वो एक्सेप्ट ना करे। तो नॉन लीगल टेंडर का मतलब होता है जनरली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, या आपने चेक दे दिया या डेबिट कार्ड दे दिया कि सर मैं आज के कार्ड से पेमेंट करूँगा। नॉर्मल सी बात है, नॉन लीगल टेंडर का मतलब ये होता है जनरली एक्सेप्टेड हो जाता है। कई बार आप पेमेंट करोगे तो आपका डेबिट कार्ड एक्सेप्ट कर लेगा। पर अगर उसने डेबिट कार्ड लेने से मना कर दिया कि मैं डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं लूँगा, तब आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते कि ये तो लीगल टेंडर है, नहीं, ठीक है? तो नॉन लीगल टेंडर का मतलब होता है इट्स रेफर्स टू फॉर्म ऑफ मनी, ये भी एक तरीके की मनी ही होती है, व्हिच इज़ जनरली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, बट लीगली वन इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट। सामने वाला बाउंड नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेगा। अगर आप ₹500 का नोट लेके जाते हो लीगल टेंडर में, उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उससे बाउंड है। बट अगर आप डेबिट कार्ड लेके जाते हो, चेक लेके जाते हो कि मैं चेक से पेमेंट करूँगा, डेबिट कार्ड से पेमेंट करूँगा, सामने वाला मना कर सकता है, उसपे कोई बाउंडेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल, चेक, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ चेंज।
डू नॉट हैव लीगल बैकिंग। क्लियर है वाली बात? तो सिंपल सी बात है, लीगल टेंडर वो होता है जिसको अदर पार्टी मना नहीं कर सकती। नॉन लीगल टेंडर वो होता है कि सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है? मनी सप्लाई रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तीन कीवर्ड है इसमें, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, सेकंड कीवर्ड है इसके अंदर हेल्ड बाय पब्लिक, थर्ड है इसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर मैं आपसे, मनी सप्लाई का मतलब होता है जो पब्लिक है, जो जनता है, उसके पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना पैसा है, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। और किस टाइम पर? पॉइंट ऑफ टाइम पे। और जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। आपने पढ़ा था नेशन इनकम वाले चैप्टर में, जब भी आप किसी वेरिएबल को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं उसको स्टॉक कहते हैं। तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक। हम बात करते हैं मनी सप्लाई के कंपोनेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका M1। M1 में भी तीन चीजें आती हैं। अगर आपको M1 निकालना है तो तीन चीजें, पहला करेंसी विद पब्लिक, जनता के पास कितनी करेंसी है, या तो कॉइन की फॉर्म में होगी या फिर नोट्स की फॉर्म में होगी। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, जो भी आपका कमर्शियल बैंक है उसके बाद डिमांड डिपॉजिट कितना है। और तीसरा है अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। इन M1 के अंदर क्या है? करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। करेंसी हेल्ड विद पब्लिक का मतलब होता है नोट्स एंड करेंसी। आपके पास 100 200 500 के जो नोट्स है, वो जो कॉइन्स है, वो वाली बात कर रहा है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है, जिससे आप जब मर्जी पैसा निकाल सकते हो। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास जो अदर डिपॉजिट है, किसका? फॉरेन गवर्नमेंट्स का कुछ रिजर्व रखा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कुछ रिजर्व रखा है, इसको हम बोलते हैं अदर डिपॉजिट। फिर एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू में आता है ये वाला क्वेश्चन, कि M1 के कंपोनेंट क्या होते हैं? तीन होते हैं, करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। क्लियर है वाली बात?